हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, यू गेट एवरीथिंग अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स एंड एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अ सीरीज ऑफ सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस फॉर बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th English. We are already done with the last like 7 papers and this is the 8th one. ठीक है, so we are still left with 2 more. So are we ready? Shall we begin? चलिए start करते हैं. So we are already done with the NCERT solutions and जो previous year के जो question papers हैं वो भी. So right now we are going ahead with the sample paper solution and this is exactly on the same lines as that of CBSE का जो recent paper launch किया था उसने mock paper, उसी की lines पे. Clear? So टाइम 3 hours 15 minutes मिलेंगे आपको पहले जस्ट टू गो थ्रू योर पेपर. यू डोंट हैव टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट दैट टाइम. आप एक बार जस्ट पेपर को गो थ्रू कर लो, ये समझ में आ जाएगा कौन सा सेक्शन ईजी है, किस सेक्शन से आपको स्टार्ट करना चाहिए. एंड देन द पेपर हैज गॉट 3 सेक्शन. सेक्शन 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेक्शन 2 ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग एंड सेक्शन 3 लिटरेचर. ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी. सब में इंटरनल चॉइस दी होगी. यू हैव टू फॉलो दैट एंड स्टिक टू द वर्ड लिमिट. Clear? Shall we start? So first section, reading passage. What is discipline? Is it absolute freedom to do what a person wants? ये discipline क्या होता है? क्या ये इसका मतलब होता है कि जो आप चाहते हो आपको उस चीज़ को करने की 100% आज़ादी मिले? Is freedom regardless of consequences? क्या ये ऐसी आज़ादी है जिससे आपको जिसका जो है कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब जिसका रिजल्ट क्या होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए? डज इट मीन करेक्टिव एक्शन आफ्टर प्रॉब्लम अकर्स और द रॉन्ग इज डन? क्या डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं किसी ने कुछ गलत किया है उसके बाद जो आप करेक्टिव मेजर ले रहे हो क्या उसे डिसिप्लिन कहते हैं? इज इट इम्पोजिशन? क्या ये इम्पोजिशन है? क्या ये अब्यूज़ है? किसी को आप फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हो, वर्बली अब्यूज़ कर रहे हो? डज इट टेक अवे फ्रीडम? क्या ये आपकी फ्रीडम ले लेता है? So when it comes to discipline, what is discipline? Discipline को क्या बोलते हैं? Discipline को आप किस तरीके से जो है define कर सकते हो, हम उस बारे में बात कर रहे हैं. The answer is none of the above. इनमें से कुछ भी discipline नहीं है. Discipline does not mean that a person takes a belt and beats up kids. Discipline का मतलब ये नहीं होता है कि एक person जो है अपना बेल्ट निकाल के बच्चों की कुटाई कर देता है. That is madness. इसे क्या कहा गया है? इसे madness कहा गया है. डिसिप्लिन इज लविंग फर्मनेस. डिसिप्लिन का मतलब होता है एक स्थिरता होना. आपको एक अपने अंदर जो है, आपको कोई भी आप काम कर रहे हो सो एक डायरेक्शन होना, आपका एक टाइम बंधा हुआ होना, उसे फर्मनेस कहते हैं. इट इज़ डायरेक्शन. अगर आप डिसिप्लिन्ड हो इसका मतलब आपको पता है व्हाट इज इट दैट यू वांट. आपका एक डायरेक्शन होता है लाइफ में. इट इज़ प्रिवेंशन बिफोर द प्रॉब्लम अराइजेस. अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो तो आपकी लाइफ में कम से कम 10,000 ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जो एक अनऑर्गेनाइज्ड इंसान की लाइफ में आ सकती है. इट इज़ हार्नेसिंग एंड चैनलिंग एनर्जी फॉर अ ग्रेट परफॉर्मेंस. जैसे अगर बहुत सारे अगर घोड़े हैं और घोड़ों को आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा? They'll just go wherever they want to, right? लेकिन अगर आपने उन्हें चैनलाइज कर दिया, इसका मतलब अगर आपने उनकी जो लगाम है उसको थाम लिया और अगर आपने जो है उसको हार्नेस कर दिया, मतलब आपने जो है वो मतलब यू हैव मेड श्योर कि वो इधर उधर ना जाएं. ठीक है, मतलब आपने जो है लाइंस जो है, बाउंड्रीज जो है वो ड्रॉ कर दी, हार्नेस कर दिया, तो क्या होगा? आपको पता है कि आपको एक पर्टिकुलर गोल पे जाना है और आप जा पाओगे, लेकिन अगर आपने कहीं से कहीं तक उनको काबू में नहीं किया तो क्या होगा? They'll go anywhere they want to. That is the difference between a disciplined person and a not so disciplined person, unorganized person. Discipline is not something you do to yourself, but you do for those you care about. Discipline का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए आप अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हो, नहीं. जब आप ऑर्गेनाइज होते हो तो बहुत सारी चीज़ें जिससे दूसरे इफेक्ट होते हैं, जिससे दूसरे परेशान होते हैं, वो चीज़ें नहीं होती है. तो आप डिसिप्लिन खुद के लिए नहीं होते हो. जिनका आप ख्याल रखते हो, जिनकी आप केयर करते हो, आप उनके लिए डिसिप्लिन हो जाते हो. डिसिप्लिन इज एन एक्ट ऑफ लव. अब ये जो बोला है कि आप उनके लिए हो जाते हो, सपोज यू आर ईटिंग अनहेल्दी, आप पूरे टाइम कुछ भी खा रहे हो, इससे क्या होगा? आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी. लेकिन आपकी जब हेल्थ इफेक्ट होगी, जब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपके अलावा किसको होगी? जो आपसे प्यार करते हैं. तो इन अ वे यू आर टेकिंग केयर ऑफ दोज हु टेक केयर ऑफ यू.
Discipline is an act of love. Sometimes you have to be unkind to be kind. Discipline is an act of love. मतलब discipline मतलब आप किसी का ख्याल रख रहे हो प्यार से, और इस वक्त अपना ख्याल रख रहे हो, और कभी कभी अपना ख्याल रखने के लिए थोड़ा अनकाइंड होना पड़ता है. आपका बहुत मन है वो समोसा और जलेबी खाने का, बट यू आर स्टिल ईटिंग द हेल्दी फूड. आपका मन कर रहा है यार थोड़ी देर और सो जाओ, बट यू आर स्टिल गोइंग एंड हिटिंग द जिम सो दैट यू कैन वर्क आउट. Not all medicines are sweet, not all surgeries are painless. Sorry, not all surgeries are painless, but we have to take them. सारी मेडिसिन स्वीट नहीं होती, सारी सर्जरीज पेनलेस नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है. We need to learn from nature. हमें नेचर से सीखना पड़ता है. We are all familiar with the big animal, the giraffe. हम सब जो है जिराफ को पता है, हमें जिराफ जो होता है कौन है. A female giraffe gives birth to a baby giraffe standing. एक जो फीमेल जिराफ होती है, जब वो एक बेबी जिराफ को जो है बर्थ दे रही होती है, तब वो खड़े खड़े उसको बर्थ दे रही होती है. All of a sudden the baby falls on the ground from the cushion of its mother's womb and sits on the ground. अचानक से जैसे ही बेबी बाहर आता है तो वो धड़ाम से जो है नीचे ज़मीन पे गिर जाता है. अभी तक वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली अपनी मदर के वूम में था, राइट, लेकिन अब वो जो है ज़मीन पे गिरता है, और वो गिरता है और वहाँ बैठ जाता है. द फर्स्ट थिंग द मदर जिराफ डज इज गेट बिहाइंड द बेबी एंड गिव इट अ हार्ड किक. जैसे ही मदर जो होती है वो बर्थ दे देती है, तो पहला काम जो वो करती है वो ये होता है, अपने बच्चे के पीछे आती है और उसको ज़ोर से एक किक करती है. द बेबी गेट्स अप बट सिट्स डाउन अगेन. वो खड़ा होता है क्योंकि इतनी ज़ोर से पड़ी है, लेकिन फिर वो बैठ जाता है. द मदर कीप्स किकिंग टिल द बेबी गेट्स अप ऑन इट्स फीट एंड स्टार्ट्स मूविंग. उसकी माँ उसे तब तक कंटिन्यूसली किक करती है जब तक वो चलने नहीं लग जाता, क्योंकि हर बार वो किक पड़ती है, वो खड़ा होता है, वापस बैठ जाता है. Why? Because she knows that the only chance of survival for the baby in the jungle is to be on its feet. क्योंकि उसे पता है कि उसके बच्चे के लिए एक ही तरीका है जिंदा रहने का, अगर वो चल पाएगा तो. Otherwise it will be eaten up by wild cats. वरना जो wild cats होते हैं, मतलब leopards हुए, lions हुए, tigers हुए, ये उसको खा लेंगे. Children brought up in a loving yet disciplined environment end up respecting their parents more and more, become law abiding citizens. ऐसे बच्चे जिनको बहुत ही प्यार से उनके माँ बाप पालते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिसिप्लिन भी होते हैं, वो लोग जो है अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसे सिटीजन बनते हैं, एक मतलब ऐसे नागरिक बनते हैं देश के, जो लोग लॉ को मानते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं. The reverse is just as true. इसका उल्टा बिल्कुल सच होता है. Good parents are not afraid of momentary dislike by children to enforce the subject. अगर आपका बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो होमवर्क नहीं करना है, मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप थोड़े स्ट्रिक्ट होकर उस वक्त आप होमवर्क करवा रहे हो, तो वो मोमेंट्री स्ट्रिक्टनेस जो है वो ज़रूरी होती है, सो दैट योर चाइल्ड हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर. तो वो लोग जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मोमेंट्री डिसलाइक. उन्हें पता है उनका बच्चा बोलेगा मेरी मॉम बिल्कुल अच्छी नहीं, जब देखो पढ़ाई करने को बोलती है, मेरे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं इफ़ मेरी कोई कंप्लेंट आए. लेकिन ये सब क्या होता है? ये सब होता है एक तरीके का प्यार होता है, वेयर यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू डू रियली गुड इन हिज लाइफ. Allowing a child to eat a box of chocolate could lead to sickness. आप बोलते चॉकलेट खाना है कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट टेक अ पीस. लेकिन अगर आपका बच्चा बोले नहीं मुझे पूरा का पूरा डब्बा एक साथ चॉकलेट का खाना है, उस वक्त आप उसे मना करोगे, क्योंकि नहीं करोगे अगर आप मना तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी. एट द सेम टाइम द डिसिप्लिन ऑफ ईटिंग 1 or 2 pieces a day कैन बी एन एन्जॉयबल एक्सपीरियंस फॉर द लॉन्गर टाइम. लेकिन इसी की जगह आपने बोला चलो ठीक है तुम्हें चॉकलेट खानी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चॉकलेट छोटी सी बाइट जो है तुम रोज़ ले सकते हो, तो वो एक डिसिप्लिन्ड एक्शन भी है और एन्जॉयबल एक्शन भी है. Our instinct makes us do whatever we want regardless of consequences. हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो हमें बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपका जो आप क्या करना चाहते हो रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस. मतलब वो ये नहीं देखता कि इसका रिजल्ट क्या होगा. Freedom is not procured by the full enjoyment of what is desired but by the controlling of desired. Freedom is not procured. Freedom हमें नहीं मिलती है किसी चीज़ को fully enjoy करने से, बट फ्रीडम आपको तब मिलती है जब आप उस डिज़ायर को कंट्रोल करके रखते हो. उस चीज़ को फ्रीडम कहते हैं, उसी चीज़ को आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको पूरी मिल जाती है तो उस चीज़ का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है. सो ये था हमारा पहला पैसेज. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं 12 क्वेश्चंस में से. सो यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस. ठीक है. व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन.
राइटर के हिसाब से डिसिप्लिन क्या नहीं है। टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द चिल्ड्रन, बच्चों को एकदम खुली आज़ादी दे देनी चाहिए। टू हैव लविंगली स्टर्न बिहेवियर विद द चिल्ड्रन, उन्हें लव तो करना चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम डिसिप्लिन भी रखना चाहिए। टू अलाउइंग चिल्ड्रन फॉर डिसोबीडियंस, बच्चों को जितनी बदमाशी करनी है करने देना चाहिए। टू फॉलो प्रिवेंशन बिफोर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से पहले उसको रोकने के बारे में सोचना चाहिए। सो द आंसर हियर इज सी, आप बच्चों को जो करना है वो करने नहीं दे सकते हो। दैट इज नॉट व्हाट फ्रीडम इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes. So ये जो पूरा जो पैसेज है इसका सेंट्रल आइडिया जो है कौन से कोट को मैच करता है वो हमें बताना है। पहला है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट लेस्ट होप फॉर द बेस्ट, मतलब मैं अच्छे से अच्छे के लिए जो प्रिपेयर कर रहा हूँ और बुरे से बुरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन डिसिप्लिन में ये चीज़ नहीं आती। सो आई डोंट थिंक दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज, फ्रीडम इन एनी केस इज ओनली पॉसिबल बाय कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग फॉर इट। फ्रीडम सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूसली उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन हम इस पैसेज में फ्रीडम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ वाइज, अगर आप ये, इसका मतलब क्या होता है कि आपने थोड़ा सा प्रिवेंशन ले लिया, इज वर्थ अ पाउंड ऑफ वाइज, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ये भी नहीं है। एंड द लास्ट वन इज, बाय कॉन्स्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल यू कैन डेवलप ग्रेटनेस ऑफ कैरेक्टर, अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल है तो आप अपने कैरेक्टर को बहुत ही उम्दा तरीके से बढ़ा सकते हो, डेवलप कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज आवर राइट आंसर, द आंसर इज 2. Next question, which of the characteristics are apt about the writer in the following context? Discipline is loving firmness, it is a direction, it is prevention before the problem arises. So discipline जो है एक loving firmness है, मतलब जहाँ आप सख्त भी होते हो लेकिन प्यार भी करते हो। It is a direction, ये आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है, इसका मतलब होता है प्रॉब्लम के पहले प्रॉब्लम को ख़त्म करना। So अब यहाँ पे है कि कौन से इस कॉन्टेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है हमको। तो ये इम्पेशेंट के बारे में बता रहा है, इग्नोरेंट बता रहा है, क्लैरिटी इन थॉट्स, अब्यूजिव, डिटरमाइंड या स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे बोल रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है, तो आपका जो राइटर है ही हैज़ क्लैरिटी इन थॉट्स एंड ही इज डिटरमाइंड। सो द आंसर हियर इज 2 and 5. Which of the following will be the most appropriate title of the passage? पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए? अब आप ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअली राइट होता है। आप बोल सकते हो डिसिप्लिन द नीड ऑफ एरा, भी बोल सकते हो डिसिप्लिन द नीड ऑफ सोसाइटी, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। मैंने जो इसमें लिखा है वो है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। हाउ कैन चैनलिंग एनर्जी लेफ्ट? अगर आप अपनी एनर्जी को किसी एक जगह फोकस करते हो तो उसे बोलते हैं एनर्जी को चैनल करना। सो एनर्जी को आप जब चैनल करते हो वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है? बाय प्रोवाइडिंग योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर प्रोवाइड करके, आपके फ्यूचर को प्रिपेयर करके, बाय प्रिपेयरिंग अस टू फेस द डिफिकल्ट टाइम्स एफिशिएंटली, वो आपको प्रिपेयर करती है कि कोई मुश्किल समय आप कितने एफिशिएंटली जो है मैनेज कर सकते हो। बाय प्रिपेयरिंग इट फॉर ग्रेट स्कोर्स, या आप बहुत बड़े बड़े स्कोर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो। तो ऑब्वियसली द आंसर इज सी, कि आप किसी मुश्किल में अपने आप को कैसे रख सकते हो, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। The phrase law-abiding citizens refers to the children who, ये जो phrase है law-abiding citizens, ये कौन से बच्चों के लिए ज़्यादा है? जो कि अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, फॉलो द रूल्स लेड डाउन फॉर देम, या जो ऐसे बच्चे जो रूल्स उनके लिए बनाए गए हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। हैव पेरेंट्स दैट वर नॉट मूव्ड बाय मोमेंटरी डिसलाइक्स ऑफ देयर किड्स, ऐसे बच्चों के वो पेरेंट्स जिन लोगों को बच्चों को अगर थोड़ी देर के लिए कुछ बुरा लगता है तो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हेल्प इन फॉर्मिंग लॉज, ऐसे बच्चे जो कि आपको लॉ को क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो द आंसर हियर इज सी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स वो बच्चे बनते हैं जिनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको जो है प्यार तो देते हैं बट एट द सेम टाइम डिसिप्लिन सिखाते हैं। Select the option that makes the correct use of enforce as used in the passage to fill in the blank space. So यहाँ पे क्या है कि जो ये वर्ड है enforce, ठीक है, इसका करेक्ट यूज जो है कहाँ पे यूज हुआ है? The sun was trying to enforce its way through the curtains. यहाँ पे enforce का मतलब क्या है? जबरदस्ती अपने आप को फोर्सफुली कहीं घुसाना। All attempts to enforce the British commercial regulation were effectual. मतलब enforce यहाँ का मतलब होता है लागू करना, कि जितने भी attempts किए ब्रिटिश कमर्शियल रेगुलेशन को मतलब
प्रैक्टिकली कंटिन्यू करने के लिए, जितने भी मतलब उसको लागू करने के लिए सब जो थे इफेक्चुअल थे। यू वर ट्राइंग टू एनफोर्स मी ऑफ द बेड, तुम जानबूझ के मुझे धक्का देते हुए कोशिश करी थी कि मैं बेड से निकल जाऊं। ही वॉज नॉट एनफोर्स टू फॉलो द रूल्स, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया था कि वो रूल्स को फॉलो करे। सो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। यहाँ पे एनफोर्स का मतलब क्या होता है, लागू करना। इफ नॉट द फैमिली वेयर एल्स कैन वी लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम, अगर हम अपनी फैमिली से डिसिप्लिन नहीं लर्न करेंगे तो हम कहाँ लर्न कर सकते हैं, वो लोग जो हमारे आसपास हैं, स्कूल में, नेचर या जिराफ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नेचर। हम नेचर से सीख सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा ओबीडियंट होने की, डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। What does the author mean when he says act of love? तो ये act of love के किस चीज़ के लिए वो बोल रहा है, warm gesture, gesture of love, intense emotion of affection या to hug each other, एक दूसरे को गले लगाना। So the answer is a gesture of love। जो आप थोड़ी बहुत चीज़ें करते हो किसी के लिए प्यार से, तो वो उसको gestures कहते हैं। Choose the option that correctly states the meaning of the word channeling। Okay, it's अब हो जाएगा, हाँ। Choose the option that correctly states the meaning of the word channeling as used in the passage। Channeling का मतलब किसी जगह फोकस करना। So आंसर क्या हो जाएगा, गाइडिंग। आप चैनल कर रहे हो, किसी चीज को गाइड करते हुए जा रहे हो। Complete the sentence। Children brought up in a loving yet dash end up respecting their parents more and become law abiding citizens। So ऐसे बच्चे जो डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, वो लोग अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बन जाते हैं। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। डैश इज नॉट प्रिक्योर्ड बाय द फुल एंजॉयमेंट ऑफ व्हाट इज डिजायर्ड बट बाय द कंट्रोलिंग ऑफ डिजायर्ड। कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आप ऐसे प्रिक्योर नहीं कर सकते जहाँ पे आपको मांगना पड़े, जहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, बाय द फुल एंजॉयमेंट ऑफ व्हाट इज डिजायर्ड। आप कंट्रोल करके नहीं, कंट्रोल करके जो आपको मिलता है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाए तो मज़ा नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीडम। किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रीडम। Okay, now we have to start the second passage. So second passage देख लेते हैं। Once upon a time there lived a young boy named Sammy। तो एक टाइम पे एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था सैमी। He was good at studies, obedient towards his elders, more hardworking than a lot of other boys in his class, and kind to everyone। वो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बड़े लोगों की बात सुनता था, दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और काइंड भी था। Grown-ups as well as those younger than Sammy loved him very much। बड़े लोग और उसकी क्लास के लोग सब उसे बहुत प्यार करते थे, उससे छोटे बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे। This aroused jealousy in some boys who longed to be as loved as him। तो इसके कारण कुछ लोगों को जलन होने लग गई, जो चाहते थे कि लोग उसे भी उतना ही प्यार करें जितना सैमी को करते हैं। A boy named Timmy studied in the same class as Sammy। एक बच्चा था टिमी जो उन्हीं की क्लास में पढ़ाई करता था। Unlike Sammy, he was not good at studies and always liked to play during school hours। Sammy की तरह वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और हमेशा उसको स्कूल के टाइम पे जब पढ़ाई हो रही होती थी तब उसे खेलना रहता था। He misbehaved with his parents, bullied his classmates and even ill-treated Sammy। तो वो जो था वो एक अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करता था, अपने क्लासमेट्स को बुली करता था, इनफैक्ट सैमी को भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था। He always tried to put Sammy down and belittled him before the other kids in class। वो हमेशा सैमी को नीचे दिखाने की कोशिश करता था, उसे छोटा महसूस कराता था बाकी बच्चों के सामने। But no matter what he did, Sammy's grades kept getting better and better, whether in studies or in sports। लेकिन चाहे वो कुछ भी करे, सैमी के जो ग्रेड्स थे वो बेटर ही होते जा रहे थे, चाहे पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो। सैमी kept getting accolades from everywhere। सैमी को हर जगह बहुत अच्छे अच्छे accolades मतलब प्राइजेस मिलने लग गए, गिफ्ट्स मिलने लग गए, अप्रिसिएशन मिलने लगा। On his 8th birthday, Sammy got a beautiful pen as a gift from his parents। अपने 8th बर्थडे पे सैमी को एक बहुत ब्यूटीफुल सा पेन मिला as a gift from his parents। He brought it to school so that he could use it to take down the notes of the lectures that the teachers gave in class। वो उसको अपने साथ स्कूल लेके आया ताकि जब टीचर पढ़ा रही हो तो वो उस पेन से नोट्स बना ले। When Timmy saw it, he felt jealous। जब टिमी ने देखा उसको बहुत ज़्यादा जलन हुई। He asked Sammy, "Hey, where did you get that? Did you buy it?" उसने बोला ये तुम्हें कहाँ से मिला, क्या तुमने खरीदा है? My parents gave it as a birthday gift to me, replied Sammy। सैमी ने कहा नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे as a birthday gift दिया है।
टिमी वॉज ओवरकम विद एंगर एंड जेलसी, उसका दिमाग खराब हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा जेलस हो गया. द बैड बॉय दैट ही वॉज रियली गॉट एनी प्रेजेंट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अब जैसा कि वो शैतान बच्चा था, उसके पेरेंट्स ने कभी उसे ज़्यादा कोई प्रेजेंट्स दिए नहीं. He decided to steal Sammy's pen. उसने सोचा कि सैमी का पेन चुरा लिया जाए. During recess, when everyone had gone out from the class, Timmy opened Sammy's bag and took out his pen. So lunch hour में recess में जब सब बाहर चले गए तो टिमी ने सैमी का बैग खोला और उसमें से पेन निकाल लिया. Then he hid it inside his bag and went out to have his lunch. फिर उसने अपने बैग के अंदर छुपा लिया और बाहर चला गया लंच करने के लिए. When Sammy came back, he could not find his pen. He informed his class teacher about it. जब सैमी वापस आया तो उसको उसका पेन नहीं मिला तो उसने अपनी क्लास टीचर को बताया. The class teacher ordered the class monitor to check every student's bag. क्लास टीचर ने मॉनिटर को बोला हर स्टूडेंट का बैग चेक करो. The missing pen was soon found from Timmy's bag and the furious teacher asked the errant boy, "Now Timmy, what do you have to say about this?" तो अब क्या हुआ, ऑब्वियसली मिसिंग पेन जो था वो टिमी के बैग में से मिल गया और टीचर बहुत गुस्सा हुई. उन्होंने बोला अब बताओ तुम्हें क्या बोलना है. नाउ टिमी, व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट दिस? टिमी वाज इन टीयर्स, ही हैड नथिंग टू से. वो रोने लग गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं. When Sammy saw Timmy cry, he took pity on the boy. जब सैमी ने देखा कि टिमी रोने लग गया है तो उसको दया आ गई उस पे. The kind boy that he was, Sammy had no ill feeling against his classmate. वो इतना काइंड था, इतना दयालु था, उसके अंदर कोई इल फीलिंग था ही नहीं टिमी के लिए. He requested his class teacher not to take any action against Timmy now that his stolen pen was found. तो उन्होंने अपनी क्लास टीचर से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ टिमी के अगेंस्ट कोई एक्शन मत लो क्योंकि पेन तो मिल गया है तो अब इसको पनिश करने का तो कोई मतलब नहीं है. So that was our very easy, extremely easy passage. अब इस पे question answers हैं. 12 questions 10 करने हैं. Start करते हैं. Some of the boys were jealous of Sammy because he was having a good behavior with everyone. Healthy boy था, mischievous था या studious था? So the answer is having a good behavior with everyone. Studious होने से ज़रूरी नहीं है आपका behavior अच्छा हो. आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो लेकिन आप बहुत rude हो तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए उसका behavior बहुत अच्छा था. Choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes. Discipline is the bridge between goals and accomplish. Children learn more from what you are than what you teach. बच्चे उस चीज़ से ज़्यादा सीखते हैं कि आप जैसा कैसा करते हो. आप बता रहे हो सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए और आप हर कभी जो है फ़ोन पे झूठ बोल रहे हो तो बच्चा सच बोलना नहीं सीखेगा. Do everything with a good heart. Expect nothing in return and you will never be disappointed. हमेशा हर काम अच्छे दिल से करो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो और आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे. Manners cost nothing but mean everything. Manners cost nothing. उससे कुछ नहीं जाता लेकिन उससे हो सब कुछ जाता है. So the best quote is here answer 4. मतलब manners की बात हो रही है. Manners से कुछ नहीं जाता लेकिन उससे सब कुछ हो जाता है. मतलब आप किसी का भी दिल जीत सकते हो. Which of the following characteristics are apt about Sammy in the following context? He requested his class teacher not to take action against Timmy now that his stolen pen was found. तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? उसने अपनी टीचर से रिक्वेस्ट किया था कि आप टिमी को जो है पनिश मत करो, तो मतलब अब तो स्टोलन पेन मिल चुका है. इससे क्या पता चलता है उसके बारे में कि एक तो वो कंसिडरेबल है, मतलब उसने उस चीज़ को समझा, और दूसरा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता. आंसर हो जाएगा 2 और 4. Which of the following will be the most appropriate title for the passage? Forgive and forget. Sammy and Timmy. Sammy the true heart, the stolen pen. Of course the best title होगा forgive, भूल जाओ और भूल जाने दो. Forgive मतलब माफ़ कर देना, forget मतलब भूल जाना. The phrase ill-treated Sammy refers to the meaning ill-treated Sammy. Sammy को अच्छे तरीके से treat नहीं करता था. इसका मतलब क्या होता है? वो confused था, badly behaved था, misfortunate था या killed था. So the answer here is वो badly behaved person था. Select the option that makes the correct use of the word grades as used in the passage. So जो passage में बोला उसके grades बढ़ते ही जा रहे थे, उसका performance बढ़ता ही जा रहा था, तो his dash were outstanding the class. उसके grades क्लास में बहुत अच्छे थे. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है यहाँ पे same meaning हो गया. The grades of spices were uniform, मतलब different types हो गया यहाँ पे grades का मतलब different type के जो spices हैं वो uniform हैं. The road was dash with pit holes. पूरा जो road था वो मतलब it was graded with pit holes, भरा पड़ा था. And Reema is our age but she is enrolled in the higher grade on the basis of her academic performance. रीमा हमारे एज की है लेकिन उसको हमसे भी बड़ी क्लास में प्रमोट कर दिया गया क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है. The answer here is A.
सिंपल मतलब है उनके जो ग्रेड्स हैं वो कभी भी अच्छे नहीं थे क्लास में। हाउ डिड टिमी रिएक्ट व्हेन ही वॉज कॉट? टिमी ने कैसे रिएक्ट किया जब उसको पकड़ लिया गया था? तो उसने रोने की एक्टिंग करी, वो सच्ची में जो बहुत ज़्यादा सॉरी था और उसने रोने लग गया था, वो अशेम था, या फिर उसने बेशर्मी के कारण, मतलब उसको जो शर्म आ रही थी उसके कारण वो रोया था? सो द आंसर इज ही क्राइड, क्योंकि उसको ही वॉज अशेम्ड। वाई डिड सैमी फॉरगिव टिमी? सैमी ने फॉरगिव क्यों किया टिमी को, माफ़ क्यों कर दिया? द आंसर इज बिकॉज हिज पेन हैड बीन फाउंड। उसको अब कोई मतलब ही नहीं था, वो रो भी चुका था, वो जेन्युइनली सॉरी था, वो क्राई कर चुका था। What does the author mean when he says Timmy was different from Sammy? इसका मतलब क्या होता है? टिमी सैमी से अलग था, इसका मतलब होता है कि टिमी was careless but Sammy was caring. Okay? Choose the option that correctly states the meaning of the word aroused in the passage. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Inspire, kindle, awaken या execute. The answer here is kindle. Kindle मतलब बहुत, किसी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलना कि आप आओ। On his 8th birthday, Sammy got a beautiful dash as a gift from his parents. क्या मिला था सैमी को? पेन मिला था। What is the meaning of the word errant? Last passage में जो word है errant, उसका मतलब क्या है? Misbehaving, childish, boring या cruel? So the answer is misbehaving. So now we are going to start with the grammar section, section B. So यहाँ पे आपके पास 12 questions हैं जिसमें से आपको 10 questions करने हैं. So let's start. सबसे पहले हमारे पास ओमिशन का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वन वर्ड हैज बीन ओमिटेड इन ईच लाइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच मिसिंग वर्ड। माई सिस्टर लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ 2-story अपार्टमेंट। मेरी जो सिस्टर है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है 2 story अपार्टमेंट के, एंड हेट्स लिविंग देयर, और उसको वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। फॉर वन थिंग, मैनी कैट्स इन हर नेबरहुड राइट बिलो हर बेडरूम। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी कैट्स हैं इन हर नेबरहुड, उसके पड़ोस में बहुत सारी कैट्स हैं। राइट बिलो हर बेडरूम, राइट बिलो हर बेडरूम। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है। मैनी कैट्स इन हर नेबरहुड क्या करते हैं राइट बिलो हर बेडरूम? क्वेश्चन इज क्या करते हैं यहाँ पे? तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस। इसका आंसर देख लेते हैं। राइट बिलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? नेबरहुड हाउल राइट बिलो हर बेडरूम। नेबरहुड में करते क्या है? यहाँ पे बोलो हाउल करते हैं, हाउल राइट बिलो हर बेडरूम। विंडो ऑल नाइट एंड नॉक ओवर हर गार्बेज कैंस, और उसके पूरे जो कचरे का डब्बा होता है उसको गिरा देते हैं। वन कैट वेट्स पेशेंटली आउटसाइड हर डोर अंटिल शी डिश इट, अंटिल शी इट क्या? अंटिल शी ओपन्स इट। तो यहाँ पे देखो अंटिल शी क्या हो जाएगा? अंटिल शी ओपन्स इट। ये देखो until she opens it, ठीक है। अब है लास्ट वाला भी देख लेते हैं। So until she opens it and then pounces on her feet, फिर वो जो कैट होती है वो उस पर छलांग लगाती है, ruining her stockings, उसके पूरे stockings खराब हो जाते हैं। But the people living upstairs are even worse than the cats, लेकिन जो लोग ऊपर रहते हैं वो तो कैट से भी बुरे हैं। The mother starts a fire almost every month because she forgets to turn off the stove. तो जो मदर है वो हर साल वहाँ आग लगा देती है क्योंकि वो जो है गैस बंद करना भूल जाती है। When she dash the kitchen, when she the kitchen तो होगा नहीं, when she dash the kitchen, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? When she leaves the kitchen, क्या हो जाएगा इसका आंसर? When she leaves the kitchen, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले मैं एक बार अपने भैया से बोलूँगी कि प्लीज़ AC ऑफ कर दें आप, ताकि मैं पढ़ा पाऊँ। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड डैश ही अराइव्ड। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अप टू, अंटिल, अनलेस या ऑन टू। अंटिल हम तब यूज करते हैं कि मैंने उसका कब तक वेट किया, जब तक वो आ नहीं गया, एक एंड पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आएगा अंटिल ही अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस सूद इज द लेडी डैश लॉस्ट हर हस्बैंड रिसेंटली। मिसेस सूद वही लेडी है जिनके हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हो गई। तो जिनके हस्बैंड की, यहाँ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हु लॉस्ट हर हस्बैंड रिसेंटली। हम यहाँ पे जो है एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा हु लॉस्ट हर हस्बैंड रिसेंटली। डैश यू ईट टू मच यू मे फॉल इल। अगर तुम बहुत ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सो इफ़ यू ईट टू मच यू विल फॉल इल।
Choose the correct options to fill in the blanks to complete the note about the Sangai Festival of Manipur. तो अब हमें पैराग्राफ है, गैप फिलिंग करना है. स्टार्ट करते हैं. The Manipur Sangai Festival is one of the vibrant festivals dash in Manipur. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? One of the vibrant festivals celebrated in Manipur, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है. So answer is celebrated in Manipur. Next, this festival dash in the month of November during the year 2010. ये फेस्टिवल जो है कब स्टार्ट किया गया था? This festival started, ठीक है, this festival started, हम पास्ट की बात कर रहे हैं. So this festival started in the month of November during the year 2010. It dash every year since then. तब से ये हर बार मनाया जाता है. It has been happening, it was happening, it is happening, it happened. तो यहाँ पे आंसर होगा it is happening. वो तब से हो रहा है. It is happening. ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस. ठीक है. नेक्स्ट है एक और गैप फिलिंग का क्वेश्चन है हमारे पास. तानसेन संगीत समारोह फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश के बेस पे एक छोटा सा नोट है, उसमें हमें गैप फिलिंग करनी है. तानसेन संगीत समारोह डैश एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इन बेहद विलेज ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. तो तानसेन संगीत समारोह हर साल होता है. अगेन यहाँ पे हम एक फैक्ट बता रहे हैं, ये है सिंपल प्रेजेंट. सो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मतलब इसको सेलिब्रेट किया जाता है. सो ये आ गया आपका एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? तानसेन संगीत समारोह इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. ठीक है. सो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इन बेहात विलेज इन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. इट इज अ 4-day म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा. एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब बहुत ही धूमधाम से कोई चीज जब आप मनाते हो वो. आर्टिस्ट एंड म्यूजिक लवर्स from all over the world dash here to pay tribute to the great Indian musical maestro Tansen. So पूरी वर्ल्ड से यहाँ पे जो है आर्टिस्ट और म्यूजिक लवर्स आते हैं टू. अब ये क्या होता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्यों आते हैं? गैदर होते हैं. तो आप क्या बोलोगे? गैदर. अब ये आप बता रहे हो कि हर साल आते हैं. अगेन आप एक फैक्ट स्टेटमेंट बता रहे हो, तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा. और बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो एस नहीं आएगा, तो गैदर आ जाएगा. सो आर्टिस्ट एंड म्यूजिक लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर हियर टू पे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल maestro तानसेन. The event is organized near the tomb of Tansen by Ustad Alauddin Khan Kala. सो ये जो इवेंट है कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? तानसेन के टूम के पास, जिसको उस्ताद अलाउद्दीन खान काला ने बनवाया था, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. Artists from all over India dash to deliver vocal and instrumental performances. So हर जगह से ये लोग आते हैं. तो आप क्या बोलोगे? इनको इनवाइट किया जाता है. They are invited. यहाँ पे भी हमने पैसिव वॉइस की यूज करी है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? आर्टिस्ट को इनवाइट किया जाता है. कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस यूज किए. ठीक है. अब है आपके पास एरर और करेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है. द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड. अपन को एडिट करना है. हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड. सो यहाँ पे देखो, हैव यू एवर लर्न नहीं आएगा. आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हो, आप हैव यूज कर रहे हो. सो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, तो ये लर्न नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? लर्नड हो जाएगा. मैनी शुड नॉट एडमिट डूइंग सो फॉर दोज हु डू. अब यहाँ पे देखो, मैनी शुडेंट एडमिट डूइंग सो. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैनी शुड नॉट. शुड मतलब नहीं करना चाहिए. आप ये बोलना चाहते हो कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं. सो मैनी विल नॉट या डू नॉट होगा आंसर. फॉर दोज हु डू देयर वॉज नो नीड फॉर गिल्ट. वी ऑफन मेक मिस्टेक्स. जो लोग करते हैं उनके लिए बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है. ठीक क्यों बोल रहे हो? सो फॉर दो देयर इज नो गिल्ट. ओके, देयर इज नो नीड फॉर गिल्ट. वी ऑफन मेक मिस्टेक्स वाइल टेकिंग रिस्क. हम जो है बहुत मिस्टेक्स करते हैं कभी कभी रिस्क लेते हुए. बट ऑल ब्रश देम असाइड एंड लर्न. बट ऑल ब्रश देम असाइड नहीं होगा. लेकिन क्या बोल रहे हैं हम लोग? वी ऑफन मेक मिस्टेक्स वाइल टेकिंग रिस्क. बट कुछ लोग जो होते हैं जो उसको साइड कर देते हैं और सीख लेते हैं. बट सम या मेनी ब्रश देम असाइड एंड लर्न. With that, they usually don't make mistakes the next time. तो वो लोग क्या होते हैं? उस गलती से सीख लेते हैं और अगली बार वही मिस्टेक को नहीं दोहराते हैं. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Fill in the blanks by choosing the correct options for the 6 sentences given below.
रौनक सैट डैश मी ऑल नाइट। रौनक, अब ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, सो रौनक सैट बिसाइड मी, वो पूरी रात मेरे ऊपर तो नहीं बैठा था, मैं नीचे नहीं बैठा था, तो मेरे बगल में बैठा हुआ था, बिसाइड मी। वॉच आउट फॉर द स्पीड ब्रेकर, अब वॉच आउट फॉर द स्पीड ब्रेकर इन फ्रंट ऑफ नहीं, अहेड, अबव, अंडर, अंडर तो होगा नहीं, सामने है तो अहेड बोलेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट है दीज बुक्स आर डैश टू बी रिटर्न टुमारो, ये जो बुक्स हैं इनको ये कल रिटर्न करने के लिए जो है बस कतार में है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्यू, क्या बोलते हैं, ड्यू। आर देयर एनी कुकीज लेफ्ट डैश इन द जार, ठीक है, आर देयर एनी कुकीज लेफ्ट ऑन, लेफ्ट इन, लेफ्ट फॉर, लेफ्ट एट, सो द आंसर हियर वुड बी लेफ्ट इन। लेफ्ट इन का मतलब है अभी भी इसमें कुछ रखी हुई हैं क्या। आई हैव नॉट सीन एमा डैश लास्ट ईयर, मैंने एमा को लास्ट ईयर नहीं देखा था, कब से मैंने एमा, मतलब आई हैव नॉट सीन एमा लास्ट ईयर से नहीं देखा है मैंने उसको, तो जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम बता दो लास्ट ईयर से नहीं देखा हुआ है तब आप बोलोगे सिंस लास्ट ईयर, ओके। आई थिंक राज इज स्ट्रेस्ड डैश ऑफ हिज फाइनेंशियल कंडीशन, मुझे लगता है राज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल कंडीशन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज, क्योंकि आप यहाँ कारण बता रहे हो। अब है गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट मेड बाय पॉलिटिशियन जेसन बेली, I don't believe in giving second chances to these so-called allies who went behind my back. Imagine you are a newspaper reporter. While reporting the statement, you will not. आप क्या नहीं करोगे, आप रिपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, जेसन बेली said that he did not believe. तो आप यहाँ पे ये सबसे पहले don't का हो जाएगा didn't, ठीक है, ये तो आपको पता है। He did not believe in giving second chances to, these की जगह हो जाएगा those so-called allies who went behind his back. तो अब ये चेंजेस होंगे जब आप इसको रिपोर्ट में चेंज करोगे, तो my his में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो सही है, went gone में नहीं होगा, don't didn't में हो जाएगा और these those में हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ went gone में चेंज नहीं होगा। Which option displays the correct change of the following to reported speech? Do you have a paper? So उसने पूछा, ठीक है, तो या तो आप बोल सकते हो he asked या बोल सकते हो he inquired. He inquired me if I had a paper. जब भी आप do से कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको if से चालू कर सकते हो। So he asked me if I had a paper, आंसर हो जाएगा C. Which option displays the correct change of the following to reported speech? He said to her, "What a warm day." इसका क्या हो जाएगा, he told her या he said या he exclaimed, तो आप क्या बोलोगे, उसने exclaim किया, he exclaimed that it was a warm day. He exclaimed that it was a warm day. तो ये जो है ना that it was a warm day, हम ये वाला लिखते हैं, ठीक है, he exclaimed वाला, he told her that it was a warm day is also right, गलत नहीं है, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क है तो अपन एक्सक्लेम लिख देते हैं। ओके, नाउ चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कैन यू टेल मी हाउ फार इज द बस स्टॉप फ्रॉम हियर, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है। अब इसको आपको बोलना है सेड द स्ट्रेंजर टू द बॉय, स्ट्रेंजर ने बॉय से पूछा, अब इसको रिपोर्ट करना है तो स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय इफ ही कुड टेल हिम हाउ फार द बस स्टॉप फ्रॉम देयर वाज। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय वेदर ही कुड टेल हिम। अब यहाँ पे वेदर लिख सकते हो या इफ लिख सकते हो, दोनों सही है। इफ ही कुड टेल हिम हाउ फार वॉज द बस स्टॉप फ्रॉम देयर, ठीक है, हाउ फार द बस स्टॉप फ्रॉम देयर वॉज भी बोल सकते हो, गलत नहीं रहेगा। अब हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग की तरफ। तो क्रिएटिव राइटिंग में सबसे पहले हमारे पास पहला लेटर है, यू आर कीर्ति और कृष्णा ऑफ 56 इंद्रपुरम बैंगलोर। यू बॉट अ न्यू VIP वॉशिंग मशीन फ्रॉम MS रामा इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल स्ट्रीट बैंगलोर लास्ट वीक। लेटर यू फाउंड कि उस मशीन में कुछ अनबेरेबल सी नॉइस आ रही थी एंड द मोटर टीयर्स अवे डेलिकेट फैब्रिक्स, और जो मोटर है वो एकदम पतले पतले कपड़े होते हैं उनको फाड़ दे रहा है। राइट अ लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द सेम। अब आपको एक लेटर लिखना है डीलर को जिसमें आप यही चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हो और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि उस मशीन को चेंज किया जाए। तो अब अपन इसका लेटर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, सो ये आ गया 56 इंद्रपुरम बैंगलोर। यू विल लीव अ लाइन, देन यू विल राइट द डेट, अगेन लीव अ लाइन। अब हम रिसीवर्स एड्रेस पे आते हैं, तो MS रामा इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल स्ट्रीट बैंगलोर। लीव अ लाइन एंड राइट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन लेटर लिख रहे हो आप, सो कंप्लेन अबाउट द VIP ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन।
अब आप सैल्यूटेशन में आ जाओगे तो रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखोगे आप, या आप रिस्पेक्टेड हटा भी सकते हो। I am sorry to inform you that the VIP automatic machine which I bought from your shop against cash memo number 200 dated 28 December 2022 with a 2-year warranty period has stopped working just after a week of the purchase. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे दुख भी हो रहा है ये बताते हुए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपकी शॉप से एक VIP की वॉशिंग मशीन खरीदी थी जिसका कैश मेमो ये है और ये इतनी तारीख को खरीदी गई थी जिसमें 2 साल की वारंटी पीरियड था, उसने एक ही हफ्ते के बाद काम करना बंद कर दिया है। द मशीन मेक्स एन अनबेरेबल नॉइज एंड द मोटर टीयर्स डेलिकेट फैब्रिक्स। जो ये मशीन है बहुत अजीब सी आवाज़ कर रही है और जो कपड़े हैं वो फट जा रहे हैं। इट गेट्स हीटेड अप इन नो टाइम, और बहुत ही जल्दी ये गर्म हो जाती है। मोर ओवर द ड्रायर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और इसका ड्रायर भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ड्यू टू ऑल दीज इश्यूज आई फील चीटेड। अब इन सारे कारणों की वजह से मुझे तो लग रहा है कि आपने मेरे साथ चीटिंग करी है। Therefore, I request you to repair the machine so that I can use it. तो आप आओ और इस मशीन को रिपेयर करो ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूँ। It will be highly appreciated if you replace it with a new one as it is within the guarantee period. और सही रहेगा, सबसे सही तो ये रहेगा कि आप एक काम करो, इसको लेके जाओ, इसको नई वाली मुझे दे के जाओ, क्योंकि अभी भी गारंटी पीरियड में है। I'm also sending a copy of this letter to the company's higher officials so they can take care of these manufacturing defects. और यही लेटर जो है मैं कंपनी के हायर ऑफिशियल्स को भेज रहा हूँ ताकि वो लोग ये मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट्स हैं इनको हैंडल कर सकें। आई होप यू विल टेक अ क्विक एक्शन एंड ऑब्लाइज। मुझे मालूम है कि आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फटाफट एक्शन लोगे और आप ऑब्लाइज करोगे, मतलब बात सुनोगे। थैंक यू, योर्स फेथफुली कीर्ति और कृष्णा। ये हो गया सब्सक्रिप्शन खत्म। दूसरा लेटर है हमारे पास, यू आर नीता और नवीन ऑफ 44 हनुमान 301 नगर मीरठ स्टडिंग एट अ कोचिंग सेंटर इन राजेंद्र नगर दिल्ली। आप मीरठ से हो, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो। यू नीड अकोमोडेशन फॉर योरसेल्फ, और अब आपको खुद के रहने के लिए घर चाहिए। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ पेइंग गेस्ट सर्विसेज। अब आपको क्या चाहिए, आपने पेइंग गेस्ट सर्विसेज के मैनेजर को लेटर लिखना है। 11 जलवायु विहार राजेंद्र नगर दिल्ली। इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स सच एज टाइप ऑफ अकोमोडेशन। अब आप उनसे क्या पूछ रहे हो, अकोमोडेशन का टाइप क्या है, मंथली चार्जेस कितने हैं, फैसिलिटीज़ क्या है, एक्सेट्रा। यू सॉ द बिलो एडवर्टीजमेंट, और आपने कौन सा एडवर्टीजमेंट देख के उनको कॉल किया था, मतलब उनको आप लेटर लिख रहे हो, ये वाला एडवर्टीजमेंट देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास नाम आ गया, ये आपके पास एड्रेस आ गया, और है इसमें वो क्या बोल रहे हैं, अकोमोडेशन अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स विद नेसेसरी फैसिलिटीज़ एट रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट पे अच्छा खासी सारी फैसिलिटीज़ के साथ अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद आप लेटर किसको लिखोगे, देखो यहाँ पे मैनेजर को दिया हुआ है, तो आपको लेटर लिखना है तो मैनेजर को लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस खत्म हो गया, ये आपको दिया हुआ है पेपर में, फिर आपने एक डेट डाली, उसके बाद ये पूरा हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। अब आपने लिखा है सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन इन योर एरिया। इंक्वायरी अबाउट पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन इन योर एरिया, पीजी चाहिए मुझे। आते हैं हम लेटर के बॉडी पे। सैल्यूटेशन क्या हो जाएगा, डियर सर और मैम। This is with reference to your advertisement in Daily Times dated 13th May 2022 about the paying guest facilities and would like to know in detail about the accommodation offered by you. तो ये जो है आपका जो डेली टाइम्स 13th मई को जो आपका जो एडवर्टीजमेंट छपा था उसके रेफरेंस में मैं ये कह रहा हूँ कि अबाउट द पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज़ एंड वुड लाइक टू। तो मुझे जानना है आप जो पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हो और आप अकोमोडेशन में क्या क्या दे रहे हो, मुझे ये जानना था। I am a resident of मीरठ and I'm currently studying in Delhi. मैं मीरठ से हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ। My coaching center is in राजेंद्र नगर। मेरी कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर में है and I would like to live somewhere near it in order to save my travel time. तो मैं कहीं आसपास रहना चाहता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। काइंडली सेंड मी द डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ अकोमोडेशन ऑफर्ड। आप लोग जिस तरीके के अकोमोडेशन ऑफर कर रहे हो प्लीज़ आप मुझे डिटेल्स भेज दो। मंथली चार्जेस, फैसिलिटीज़ अवेलेबल लाइक अटैच बाथरूम्स, मील्स एंड वाईफाई फैसिलिटी एक्सेट्रा। मतलब कि आप क्या मंथली चार्जेस ले रहे हो, कि वहाँ पे वॉशरूम साथ में हैं, खाना है साथ में, वाईफाई फैसिलिटी है या नहीं है, ये सब आप मुझे डिटेल्स दे दो। योर्स फेथफुली नीता और नवीन, दैट इज़ इट, सिंपल। अब है आपके पास यहाँ पे एक और, आपके पास 2 लेटर्स हैं। 2 लेटर्स आपके पास कंप्लेन लेटर्स के ऑप्शन आ सकते हैं या फिर ऑर्डर का आ सकता है, एडिटर के लिए आ सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग।
Read the following excerpt from an article that appeared in the Times of India. अब हम यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग में एनालिटिकल पैराग्राफ में आ गए। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्सर्प्ट दिया हुआ है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। सोशल मीडिया कैन बी टर्म्ड एज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। सोशल मीडिया को आप एक ब्लेसिंग भी बोल सकते हो, कर्स भी बोल सकते हो। Social media has brought the world so close that political and geographical boundaries are crumbling. सोशल मीडिया जो है वो दुनिया को इतना पास लेके आ गया है कि पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। टाइम में कम व्हेन नेटिजनशिप में सरपास सिटीजनशिप। तो एक टाइम आएगा जब इंटरनेट से लोग इतने जुड़ जाएंगे कि सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। The more people to people communication is, the more is the strengthening of relationship. जितना लोग आपस में जुड़ रहे हैं उतने ही जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत हो रहे हैं। This is the basic principle of the political concept of nation building. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है पॉलिटिकली, अगर आप नेशन को बिल्ड करने के कॉन्सेप्ट को देखो तो। इन एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी बॉन्ड्स ग्रो स्ट्रोंगर। एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो है बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। We are now heading towards a world order of net state or states. तो अब हम जो है कहाँ की तरफ जा रहे हैं? वर्ल्ड ऑर्डर जा रहे हैं ऑफ नेट स्टेट या नेट स्टेट्स की बात कर रहे हैं। इन बिटवीन एंड ओमिनस डेवलपमेंट ऑफ मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया हैज क्रॉप्ड अप। लेकिन इसके ही बीच में सोशल मीडिया जो है जो लोगों को पास में लेके आ रहा है, एकदम बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं, उसी के साथ साथ क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सोशल मीडिया को मिसयूज भी किया गया है। अब आपको ये तो समझ में आ गया पैराग्राफ में लिखा क्या है। अब बोल रहे हैं या तो आप अदिति हो या आदित्य हो एंड आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है जहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू प्रोटेक्ट द यूथ फ्रॉम इट्स इविल इफेक्ट्स एंड हाउ इट कैन बी टूल फॉर बिजनेस एंड ग्रोथ। मतलब यहाँ पे आपको लिखना है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, यूथ पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है इसका, इसके इविल इफेक्ट्स क्या है और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है और ग्रोथ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ। पहले तो हमने हेडलाइन लिख दी है सोशल मीडिया अ बून और अ बेन। बून मतलब आशीर्वाद, बेन मतलब कर्ज। मोर एंड मोर पीपल आर नाउ रियलाइजिंग दैट सोशल मीडिया कैन बी अ यूजफुल टूल फॉर पर्सनल एंड बिजनेस ग्रोथ। Being on social media can help generate leads for those seeking jobs and also for companies looking to build an experienced workforce. यहाँ वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जब सोशल मीडिया पे आ गए हैं और वो अपने पर्सनल और बिजनेस ग्रोथ के लिए सोशल मीडिया से ज्वाइन कर चुके हैं। Being on social media can help generate leads for those seeking jobs and also for companies looking to build an experienced workforce. People can also advertise their products on social media. लोग अपने प्रोडक्ट्स जो सामान बेच रहे हैं उसको भी सोशल मीडिया पे जो है डिस्प्ले कर सकते हैं जिससे उनको उनके जो बिजनेस को बहुत फटाफट ग्रोथ मिलती है। Therefore, making social media an important tool for growth and increasing income. इसलिए सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आगे बढ़ने के लिए और अपनी इनकम को रेज करने के लिए। However, like everything else, social media has a downside and the target is the adolescents. हर बात की तरह, हर चीज़ की तरह जिसका पॉजिटिव पॉइंट होता है उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। यहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो एक तरीके से जो है आपको नीचे लेके जा रही है और टारगेट किसको कर रही है? हमारे यूथ को, एडोलेसेंट्स को। Youngsters get enticed and trapped by stalkers and predators. यंगस्टर्स जो होते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है इन स्टॉकर्स और प्रेडिटर्स को देख के। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ साइबर अब्यूज़ एंड आर लाइकली टू बिकम डिप्रेस। तो वो साइबर अब्यूज़ का शिकार बन जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस दैट सोशल मीडिया कैन बी अ पावरफुल टूल ऑफ इंफॉर्मेशन। आज की ज़रूरत ये है कि हम अवेयर करवा पाएँ कि सोशल मीडिया जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप ग्रो भी कर सकते हो लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एनालिटिकल पैराग्राफ 1। अब दूसरा पैराग्राफ क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैरीड आउट अ सर्वे टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे कंडक्ट किया कि भैया हमारी ग्रोथ इतनी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इतनी स्लो क्यों है। तो अब ये एक्सर्प्ट है, इसके बेसिस पर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। A holistic approach in higher education based on knowledge, skill and value is required for our nation to become a global talent leader. एक holistic approach है, holistic मतलब 360 डिग्री, पूरी हर चीज़ जिसमें देखी जा रही है। In higher education based on knowledge,
मतलब नॉलेज के बेस पे हायर एजुकेशन लेने में एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाई दे रही है। स्किल एंड वैल्यू इज रिक्वायर्ड फॉर आवर नेशन। हम चाहते हैं कि जब बच्चा जो है कॉलेज से पढ़ के बाहर निकले उसको हर चीज़ समझ में आए, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके बाहर नहीं जाए। टू बिकम अ ग्लोबल टैलेंट लीडर, इसी तरीके से वो एक टैलेंट लीडर बनेगा। Write a paragraph in 120 words on your interpretation of the data and what steps must be taken to help change India's economic growth and make it a developed country। तो अब हमें करना क्या है, हमको बताना, इंटरप्रेट करना इस डेटा को, और उसके बाद बताना है किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको आप अपलिफ्ट कर सकते हो एक, और हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है उसको डेवलप्ड कंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको देखो डेटा दिया हुआ है, यूज़ ऑफ टैलेंट इन इंडिया। 1.4% लोग जो हैं वो एनरोलमेंट रेट इन वोकेशन ट्रेनिंग मतलब जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, सिर्फ 1.4%। 8.7% लोग वो हैं गैप इन मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बिटवीन रिच एंड पुअर। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब क्या हो जाता है, रिच और पुअर की वजह से ना बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है स्कूलिंग में। 3.3% लोग वो हैं शेयर ऑफ जीडीपी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, एंड 36% वो हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ओके, दैट इज इट। सो अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। So, India, the reason of lagging behind. The World Economic Forum conducted a survey to analyze the reasons behind India being a developing nation. So, World Economic Forum ने एक पूरा सर्वे कंडक्ट किया जहां वो ये रीजंस देख रहा था कि इंडिया अभी भी डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है। The results reveal its reason and also of the inability to tap available talent. So जो results हैं वो क्या रिवील कर रहे हैं, रीजंस रिवील कर रहे हैं कि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री क्यों है, एंड ऑल्सो ऑफ द इनएबिलिटी टू टैप अवेलेबल टैलेंट। जो हमारे पास टैलेंट है हम उसको अभी भी जो है टैप नहीं कर पा रहे हैं। The leading cause could be the very low enrollment rate. सो एक जो बहुत बड़ा कॉज हो सकता है वो ये है कि हमारा एनरोलमेंट रेट जो है बहुत कम है। 1.4% है स्टूडेंट्स का जो वोकेशनल कोर्सेज में अप्लाई करते हैं जहाँ पे उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। पॉसिबली ड्यू टू डिसमल इंटरेस्ट इन दिस एरिया, क्योंकि शायद लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है। द burgeoning gap in the education between the rich and the poor is also a deterrent in cultivating talent which can be used to boost the economy। अब ये जो बढ़ता हुआ जो गैप है, burgeoning मतलब जो होता है एकदम बढ़ता हुआ जो गैप है एजुकेशन में रिच और पुअर के बीच में, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। is also a deterrent in cultivating talent which can be used to boost the economy। रिच को तो एजुकेशन मिल रहा है लेकिन पुअर को नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, टैलेंट मार खा रहा है। विद ओनली 3.3% ऑफ द शेयर ऑफ जीडीपी बीइंग इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, सिर्फ 3.25% जो शेयर है जीडीपी का उसको एजुकेशन में दिया जा रहा है। इंडिया ऑल्सो डज नॉट इन्वेस्ट इनफ इन डेवलपिंग मीन्स टू हार्नेस टैलेंट। इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रही है कि वो टैलेंट को खोज के निकाले। Gender bias too comes into play with only 36% of the female participation in the labor force. So gender bias भी हो जाते हैं, सिर्फ 36% जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, सिर्फ वही फीमेल मतलब 36% फीमेल्स जो हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मतलब वो एम्प्लॉयड हैं, बाकी लोग तो हैं ही नहीं। It is time that the education policy is to be refined and reforms are to be introduced to ensure that talent is identified and honed to elevate India's position as a developed country। तो अब टाइम आ चुका है जब इंडिया की पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको रिफाइन किया जाए, इसको रिफॉर्म करा जाए और टैलेंट को आइडेंटिफाई करा जाए, सो दैट इंडिया जो है उसकी पोजीशन एज अ डेवलप्ड कंट्री आगे बढ़ पाए। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए, सो अब हम स्टार्ट करते हैं लिटरेचर पार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड। दो एक्सट्रैक्ट दिए हैं आपको, दो प्रोज के दिए हैं जिसमें से एक करना है, दो पोम के दिए हैं जिसमें से एक करना है। स्टार्ट करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much."
but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. ठीक है, so अब यहाँ पे है लेंचो ने ये लिखा हुआ था. Okay, this was written by Lencho. So Lencho wrote the second letter as he was. Lencho ने second letter क्यों लिखा था? क्योंकि वो unhappy था, curious था, hopeful था, confident था या thoughtful था. तो the thing is, सबसे पहली चीज तो वो unhappy था. अनहैप्पी था लेकिन उसके अंदर होप थी कि भगवान कुछ ना कुछ जरूर भेजेंगे. एट द सेम टाइम वो कॉन्फिडेंट था कि ये पोस्ट मास्टर्स ने कुछ तो किया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू. पोस्ट मास्टर को क्या लगा था कि उस लेटर में क्या होगा? बी फुल ऑफ थैंक्स टू गॉड. उसको लगा कि बस वो गॉड को थैंक यू बोल रहा होगा, वो अपनी हैप्पीनेस शो करेगा. बी फुल ऑफ एंग्विश फॉर गेटिंग लेस मनी. वो बहुत गुस्सा होगा कि उसे कम पैसे मिले. बी अक्यूजिंग गॉड ऑफ बीइंग मिजरली. या वो जो है गॉड को बुराई कर रहा होगा, अक्यूज कर रहा होगा कि आपने कम पैसे भेजे. सो पोस्टमास्टर को लगा था कि वो बहुत ज़्यादा भगवान को थैंक यू बोलेगा और वो अपनी हैप्पीनेस शो करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रीडिंग द लेटर द पोस्टमास्टर वॉज. जैसे पोस्टमास्टर ने वो लेटर पढ़ा तो वो क्या हुआ? सरप्राइज हो गया, डिसमे हो गया, बहुत प्रभावित हुआ, प्लीज हुआ या पजल हो गया कि ये क्या था. सो वो डिसमेड मतलब बहुत दुखी हो गया. द स्टेटमेंट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. ये क्या है? बहुत थॉटफुल है, सैड है, प्लीज्ड है या आयरॉनिक है? ये आयरॉनिक है क्योंकि जिन्होंने उसको पैसे ला के दिए उसने उन्हीं के बारे में ये कहा. Find the suitable word from the extract to complete the following. Sanctioned, approved. Sanction का मतलब आप अप्रूव हो जाना. डिमांड करना का क्या हो जाएगा? फेल, रीच्ड, वेंट या आस्क. आंसर वुड बी आस्क्ड. डिमांड करना मतलब मांगना, आस्क मतलब भी मांगना. ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. Yes, I'm traveling alone. She answered curtly. And I've got a ticket too. और मेरे पास एक टिकट भी है. Yes, she is on her way to town. हाँ, वो अपने टाउन जा रही है. Said the conductor. With a 30 पैसे टिकट. और वो 30 पैसे का टिकट भी खरीदा है उसने. Oh, why don't you mind your own business? Said वली. वली ने कहा तो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? But she laughed all the same and the conductor laughed too. लेकिन वो भी हंसने लग गई और कंडक्टर भी हंसने लग गया. But the old woman went on with her drivel. लेकिन old woman तो अपनी बातें करने ही लग गई. Is it proper for such a young person to travel alone? क्या इतनी छोटी बच्ची को अकेले ट्रैवल करना चाहिए? Do you know exactly where you are going in town? क्या तुम्हें पता है exactly तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है? What is the street? कौन सी स्ट्रीट पे जाना है? What is the house number? कौन सा हाउस नंबर है? You need not bother about me. आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. I can take care of myself. मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ. Wali said, turning her face towards the window and staring out. तो वो जो है उसने एकदम विंडो की तरफ देखा और बाहर देखने लग गई. तो पहला क्वेश्चन है pick the option that matches the expressions with mind correctly. Bring to mind का मतलब क्या होता है? Be receptive to mind someone's ideas. मतलब अब देखो bring to mind मतलब आप सोच रहे हो उस बारे में, है ना. be in two minds मतलब confused हो. have an open mind मतलब आपके खुले विचार हैं. put your mind at ease relax हो जाना. ठीक है, तो इसके आंसर्स हम यहाँ देख लेते हैं. इसका आंसर हो जाएगा ए का आंसर है 3 which is bring to mind मतलब recall something, याद करना. और आपके पास बी का आंसर हो जाएगा 4. बी इन टू माइंड्स मतलब जहाँ पे आप अनडिसाइडेड हो, कंफ्यूज्ड हो. देन यू हैव सी का आंसर 1 एंड डी का 5. सी का आंसर 1 हो जाएगा. हैव एन ओपन माइंड मतलब बी रिसेप्टिव कि आप दूसरे के आइडियाज को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो. एंड पुट योर माइंड एट ईज का मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 मतलब रीअश्योर यू, अरे रिलैक्स, कोई बात नहीं. ठीक है, क्लियर विद दिस. चलिए, Wali told the conductor to mind his own business and laughed as well. This shows that Wali जो है उसने बोला आप तो अपना काम करो, हंसने लग गई. इससे क्या पता चलता है उसके बारे में? इससे हमें उसके बारे में पता चलता है that she disliked what the conductor said but was amused. उसको अच्छा नहीं लगा जो कंडक्टर ने बोला लेकिन वो सरप्राइज हो गई थी. The old woman went on with her drivel. Why is the word drivel used here? drivel क्यों ये word drivel क्यों यूज किया हुआ है? क्योंकि ये बताना चाहता है कि जो ओल्ड वुमन थी kept muttering a lot of nonsense. मतलब drivel मतलब दिमाग खराब कर दिया, तो वो बोले जा रही थी, इसलिए ये drivel word यूज किया है. The old woman asked her questions. क्यों पूछे उन्होंने questions?
क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर वल्ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि इतनी छोटी सी बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है और वो वल्ली के लिए परेशान भी थी, कंसर्न भी थी। हाउ डू यू थिंक वल्ली फेल्ट व्हेन द ओल्ड वुमन आस्क्ड हर क्वेश्चंस? कैसा लगता? उसको इरिटेटेड लगा, एजिटेटेड लगा, या कंसर्न थी, अपसेट हो गई, अपसेट थी, एजिटेटेड थी, या अपसेट थी और इरिटेट हो गई? नहीं, उसको इरिटेट हो गई और एजिटेट हो गई, मतलब दिमाग खराब हो गया और गुस्सा आ गया उसको। ओके, अब हम पोम के एक्सट्रैक्ट्स की तरफ आते हैं। सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. पहला क्वेश्चन है, he stalks in his vivid stripes. vivid stripes का मतलब क्या है? यहाँ पे जेब्रा के स्ट्राइप्स की बात हो रही है, टाइगर, स्नेक्स या पिकॉक? ऑब्वियसली हम यहाँ पे टाइगर के स्ट्राइप्स की बात कर रहे हैं। द फ्रेज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब क्या होता है कि उसके जो पैड्स की बात, मतलब उसके किसकी बात हो रही है? पॉज की बात हो रही है ना, पॉज की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द टाइगर लर्किंग इन शैडो? वो शैडो में क्यों लर्क कर रहा था? क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू किल हिज प्रे, वो अपने प्रे के ऊपर बाउंस करने वाला था। विच एनिमल डज नॉट रिलेट टू प्लम्प? प्लम्प मतलब हल्का सा, मोटा, ताज़ा। सो एलिफेंट मोटा ही होता है, हिप्पोपोटामस मोटा होता है, राइनोसोरस मोटा होता है, लेकिन हॉर्स एकदम मतलब मोटा नहीं होता, वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम सही बॉडी होती है उसकी, है ना, मतलब हॉर्स मतलब बहुत सही बॉडी। पिक द करेक्ट राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। तो ये राइम स्कीम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ABCB ABCB। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. So यहाँ पे क्वेश्चन है, choose the option that does not describe a novice. ऐसा कोई जो novice को describe नहीं करता है। So the answer is, यहाँ पे देखो, लक्ष्मण जो है, novice का मतलब जो नया हो, अमेच्योर हो। So लक्ष्मण has played cricket for the first time today. लक्ष्मण ने पहली बार क्रिकेट खेला है, तो ये पहली बार खेला है तो ये novice है, ठीक है। ये पहली बार फ्रेंच क्लास गया था तो ये भी नोविस है, और यहाँ पे जो है सेकंड टाइम उसने केक बेक किया है तो ये भी नोविस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लास्ट 10 इयर्स से जो है पढ़ा रही है, शी हैज़ बीन टीचिंग, तो ये बस नोविस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, विच ऑप्शन लिस्ट द इमेज दैट डज नॉट इंडिकेट व्हाट द पोएट मीन्स बाय बीस्ट ऑफ प्रे? कौन सा इंडिकेट नहीं करता है? लायन बीस्ट ऑफ प्रे है, और ईगल वो भी है, हाइनास वो भी है, सिर्फ एलिफेंट है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, What according to the extract would cause bewilderment? एक्सट्रैक्ट के हिसाब से आपको कौन सी चीज सरप्राइज करेगी? Discovering the similarity between different beasts of prey, कि सब लोग कितने सिमिलर होते हैं, उनकी हैबिट्स के बारे में जानना, that preys on hyenas, knowing the difference between several beasts of prey, सब कैसे अलग अलग होते हैं, ड्रॉइंग द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रोकोडाइल्स और हाइनास, क्रोकोडाइल्स और हाइनास के बीच में सिमिलैरिटीज ड्राइव करना है। तो यहाँ पे आंसर है कि सब लोग कैसे अलग अलग होते हुए भी सिमिलर होते हैं, या सिमिलर होते हुए भी अलग अलग होते हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चूज द लाइन फ्रॉम द गिवन स्टार्स दैट द पोएट टेक्स लिबर्टी विथ टू फिट टू द राइम स्कीम। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो, choose the line from the given stars that the poet takes liberty to fit with the rhyme scheme. तो यहाँ rhyme scheme क्या है हमारी, प्रे नॉन प्लस, तो अगर इसको ए मान लो ये बी हो जाएगा, प्रे के साथ मे जाएगा, इसको भी हो जाएगा, नॉन प्लस के साथ 10 चला जाएगा, स्माइल्स एकदम अलग है, नॉन प्लस 10, स्माइल्स अलग है तो ये सी हो जाएगा, क्रोकोडाइल्स भी सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी सी, राइट। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या हुआ है, ये देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, तो यहाँ पे प्रे क्या हो गया, ये ए हो गया वापस, अ नोविस माइट नॉन प्लस ये बी हो गया, मे बी ए हो गया, स्माइल्स ये सी हो गया। तो चूज द लाइन जो कि इस पूरी जो है फिट बैठेगी, तो ए बी सी के बाद वापस ए आएगा, तो हमारी लाइन हो जाएगी लाइन नंबर 1।
ओके नेक्स्ट, चूज द क्रोकोडाइल फैक्ट दैट इज रिलेटेड टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो जो गिवन एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है पूरा पढ़ने की जगह मैं आपको आंसर बता रही हूँ। वाइल ईटिंग दे स्वॉलो टू मच एयर विच गेट्स इन टच विथ लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड कॉजेज देम टू वीप। वो जब खाना खाते टाइम बहुत सारी हवा को इनहेल कर लेते हैं जिसकी वजह से वो जो है एक जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है उसमें वो हवा जाता है और उसकी वजह से उन्हें आंसू आ जाते हैं। अब है आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो ये 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फर्स्ट फ्लाइट में से। ये बेसिकली 5 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। 40 to 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। Mandela feels that courage is triumph over fear. How would you define courage in this context? According to Mandela, courage did not mean the absence of fear but victory over it. So according to Mandela, courage का मतलब जो है आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए नहीं है, मतलब आपके उससे उभरना चाहिए, that is courage. I would define courage as the ability of getting rid of your insecurities and fight for our rights. तो मैं करेज को कैसे डिफाइन करूंगा? एज द एबिलिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ योर इनसिक्योरिटीज, अपनी इनसिक्योरिटीज से भाग जाना एंड फाइट फॉर आवर राइट्स। What happened when the young seagull dived at the fish picked up by his mother? तो जब यंग सीगल ने छलांग लगा दी उस फिश के टुकड़े को लेने के लिए तब क्या हुआ था? When the young seagull dived at the fish, he fell outwards and downwards with a scream. वो एकदम से गिरा एकदम चिल्लाते हुए। His monstrous terror seized him and his heart sank. इतना ज़्यादा जो उसका इतना बड़ा डर था वो एकदम उसने उसको पकड़ लिया, उसका दिल बैठ गया। He could hear nothing. उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. लेकिन उसे सिर्फ एक ही मिनट डर लगा। The next moment he felt his wings spread outwards. Next moment उसने फील किया कि उसके जो wings हैं वो ऊपर की तरफ हैं। He could feel the tips of his wings cutting through the air. और वो ये महसूस कर पा रहा था किस तरीके से वो फ्लाई करने लग गया था और जो उसके विंग्स हैं वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। Anne Frank thought that she could confide more in her diary than in people. क्यों? So, though Anne had loving parents, a sister and 30 other people, she always felt alone. उसके बहुत loving parents थे, sister थी, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा अकेला फील करती थी। She had several friends, but somehow she could not confide in them. उसके बहुत सारे friends थे, लेकिन वो किसी के सामने भी open up नहीं हो पाती थी। So she confided in her diary as it always was ready to listen to her without being judgmental. तो उसने अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाया, उसका सहारा लिया क्योंकि वो हमेशा उसकी बात सुनने के लिए रेडी रहती थी और उसको जज भी नहीं करती थी। Do adventure sports like river rafting and rock climbing require a person to possess just physical strength? Why or why not? अगर आपको कोई एडवेंचर स्पोर्ट करना है जैसे रिवर राफ्टिंग करना है, माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, रॉक क्लाइंबिंग करना है, स्काई डाइविंग करना है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो, आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा? नो। Adventure sports like river rafting and rock climbing do not require a person to possess just physical strength, as mental strength plays even a more vital role in it. क्योंकि mental strength जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा important होती है। If a person is physically strong but he isn't ready to take any risk or isn't mentally strong, he can't perform such adventurous activities. तो अगर कोई बंदा जो है वो physically बहुत ज़्यादा strong है लेकिन वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज कर ही नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली फील आफ्टर अबाउट सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड? वल्ली को कैसा लगा जब उसने डेड काउ को रोड पे देखा? When Valli saw the dead cow on the roadside, she became extremely sad and pensive. जैसे उसने देखा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। The dreadful event dampened her enthusiasm so much that she had no more desire to look out of the window. वो जो इतना हर्टफुल जो मतलब जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उसकी जो फीलिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी, उसने उसकी जो एंथुसियाज्म को एकदम पानी कर दिया था और अब उसको इतना ज़्यादा वो दुखी हो गई थी कि उसको खिड़की से बाहर भी देखना नहीं था। एंड केप्ट ग्लूड टू हर सीट टिल शी रीच द विलेज। और उसके बाद जब तक वो विलेज नहीं पहुंच गई तब तक वो हिली भी नहीं, उसने बाहर देखा ही नहीं। ओके, अब हमने यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किसके किए हैं? फर्स्ट फ्लाइट के। तो आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट से, जिसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? सेम लेंथ रहेगा।
How foolish people are when they own valuable things. Does this statement hold true for Horace Denby himself? Support your answers with instances from a question of trust. How foolish people are when they own valuable things. जब लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती तो कितने एकदम foolish हो जाते हैं. Yes, people are foolish when they own valuable things, and Horace Denby is no exception to this. Horace has a good lock making business. ठीक है, अब यहाँ वो क्या बोलता है कि हाँ, जब लोगों के पास कुछ बहुत ही ज़्यादा important होता है, valuable होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा stupid हो जाते हैं. Horace has a good lock making business and is able to afford 2 domestic servants for himself. Horace के पास अच्छा खासा लॉक बनाने का एक बिजनेस है, उसके पास 2 नौकर भी हैं. He is also a respectable man. उसके पास वो एक respectable man है सोसाइटी में, but still he chose to become a thief. फिर भी वो एक चोर बनना चूज करता है just to satisfy his strange hobby, क्योंकि वो उसकी एक strange hobby होती है. His hobby made him end up in jail and he lost the valuable things that he owned. उसकी इस हॉबी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा और जितनी वैल्यूएबल चीज़ें उसके पास थी सब उसके पास से चली गईं. The neighbors suspected Griffin of burglary. State why this was or was not justified. जो neighbors थे उन्हें लगा ग्रिफिन ने चोरी की होगी. ठीक है, तो ये क्या सही था या नहीं था? The suspicion of burglary on Griffin by the neighbors was quite justified. वो सही था. Griffin का जो strange appearance था, the mysterious activities of moving furniture in the room and getting money just after the robbery, the neighbors to doubt Griffin. ठीक है, and getting money just after the robbery made the neighbors suspicious to doubt Griffin. Okay? Next question है, which book did Ebright's mother get for him? How did it change his life? So ये बहुत important question है. Ebright's mother got him a children's book titled Travels of Monarch X. The book described how monarch butterflies migrate to Central America. तो वो बुक ने क्या डिस्क्राइब किया, जो मोनार्क की जो बटरफ्लाइज थी किस तरीके से सेंट्रल अमेरिका में आ गई. This book opened the world of science to the young and an enthusiastic butterfly collector Ebright. So इस बुक से उसके लिए साइंस का दरवाज़ा खुल गया और वो बटरफ्लाइज को लेके बहुत enthusiastic था, तो उसने उसके बारे में ज़्यादा जान लिया. ओके अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन विच इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे. 2 आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से, 2 आएंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट से. दोनों में से एक एक करना है आपको. Chekhov has used humor and exaggeration in the play to comment on courtship in his times. Illustrate with examples from the play The Proposal. Also mention the values you think any healthy relationship requires. तो शेकोव ने जो है ह्यूमर यूज़ किया, एग्जैजरेशन यूज़ किया है कि अपने टाइम पे लोग कैसे डेट करते थे, कैसे शादी करते थे, उस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए. तो यहाँ पे आपको बताना है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है कि आज की किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कौन सी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है. The Proposal is one of Anton Chekhov's famous plays where he uses humor and exaggeration to provide a commentary on courtship in his times. Proposal जो है एंटोन शेकोव का एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसमें उसने मजाक को, ह्यूमर को और एग्जैजरेशन को यूज़ किया है ताकि उनके टाइम में जो कोर्टशिप होती थी उसको वो एक्सप्लेन कर सकें. Chekhov has used several stereotypes that help play the character's part beautifully in the play. उन्होंने उस टाइम की स्टेज दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स यूज़ किए थे ताकि वो एक्सप्लेन कर पाएँ. Lomov, Natalia, the shrew, Shubukov, the hypocrite father, all help in adding humor to the play. सारे कैरेक्टर्स ने प्ले में ह्यूमर ऐड किया है. Lomov uses exaggerated actions that sometimes exceeds the limits of common sense. लोमोव ने एग्जैजरेटेड एक्शंस यूज किए हुए हैं जो कभी कभी जो है कॉमन सेंस से भी आगे बढ़ जाते थे. लोमोव गल्पिंग डाउन वाटर, जैसे उसने पानी को गल्प किया, पुटिंग हिज हेड टू द हार्ट और रनिंग टू द डोर एंड स्टैगरिंग आउट. Another interesting aspect of the storytelling is how the story progresses from cordiality to the hurling of insults, which is seen when Lomov calls Shubukov a swindle and Shubukov promptly called Lomov an intriguer.
The elements of exaggeration and absurdity set the tone of ridicule, which marks the elements of love and romance that is intended in a play. तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. काफ़ी लंबा था, वर्ड्स बड़े अच्छे यूज़ किए थे, तो इसको आप लिख ही लेना कहीं पे, ठीक है. Critically examine and compare the reactions of Valli while her journey onwards to the town and her return to the village. Basically आपको क्या बताना है, कंपेयर करना है वल्ली का रिएक्शन जब वो टाउन की तरफ जा रही थी और जब वो वहाँ से वापस आ रही थी. During her onward journey, Valli was excited and happy to see the vivid scenes of natural beauty. जब वो जा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा excited थी, happy थी, सारी चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रही थी. She was elated to see each and every activity that was happening out of her bus window. वो हर एक्टिविटी को देख के बहुत खुश थी जो बस विंडो के बाहर हो रही थी. When she saw a cow running in front of the bus in the middle of the road, she was amused at the scene. जब उसने देखा एक जो मतलब काऊ है वो गैलप कर रही है और वो रन कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी ये देख के. She enjoyed her onward journey a lot. तो onward मतलब जाती हुई जर्नी उसने बहुत ज़्यादा enjoy की. On her journey back to the village, Valli's excitement for the ride wasn't subdued until she saw the blood-smeared body of the cow that was running in front of the bus on her onward journey to the town. जब वो वापस आ रहे थे तो वल्ली का एक्साइटमेंट इनिशियली कम नहीं था, लेकिन जब उसने काऊ की पूरी ब्लड से लती पती बॉडी पूरी देखी, वो मरी पड़ी थी, तब उसके बाद से उसकी पूरी जो है ख़त्म हो गई. मतलब उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई. The frightful view of the cow changed Valli's reaction from being enthusiastic to pensive. So बहुत खुश से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई. She was broken-hearted to look at the harsh reality of death. तो वो जिंदगी की या मौत की सच्चाई देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी. After looking at the dead cow, she did not want to look out of the window any further. उस डेड काउ को देखने के बाद अब उसको बाहर कुछ देखना ही नहीं था. She remained glued to her seat till the bus reached the village. जब तक वो बस जो थी उसकी विलेज पहुंची तब तक वो अपनी सीट से उठी ही नहीं. Okay, and now here again, next question. So if you tell the truth, it becomes a part of your past. If you tell a lie, it becomes a part of your future. How does Matilda's life change after she tells a lie about the necklace? Explain in the light of the statement given above and with the help of examples from the text. तो आप जो हो मतलब अगर आप सच बता देते हो तो वो आपके पास्ट का पार्ट बन जाता है और अगर आप कोई झूठ बोलते हो तो आपके फ्यूचर का पार्ट बन जाता है. मटिल्डा अगर सच बोलती थी तो उसकी लाइफ कैसे अलग होती ये बताना है हमें. Matilda's life underwent a drastic change after she told a lie about the necklace to Ma'am Forestier. तो मटिल्डा की लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गई जब उन्होंने झूठ बोला था मैम फर्स्टियर से नेकलेस के बारे में. When Matilda lost the necklace, she lied to her friend that the clasp of the necklace was broken accidentally and she had to get it repaired. तो जब उसने खो दिया तो उसने क्या बोला, उसका जो कुंडा होता है जो क्लास्प होता है वो टूट गया था तो वो रिपेयर करा के दे देगी. So this way she got some time to replace the necklace by buying a new one that looked exactly like the lost one. तो उसने क्या किया, ओरिजिनल खरीदा और उसके बाद जो एग्जैक्टली वैसा ही दिखने वाला. और उसके बाद however her life became a part of her future struggles and poverty as she and her husband had to pay a sum of 60,000 francs. So however उसका जो झूठ था उसकी वजह से क्या हुआ, उसका पूरा फ्यूचर जो था वो स्ट्रगल और पावर्टी में बीत गया क्योंकि उन लोगों के ऊपर 60,000 फ्रैंक्स का कर्जा आ गया था. द कपल हैड टू चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा. रेंट रूम एट द एटिक्स, उन्हें एटिक्स में रहना पड़ा. एंड कट डाउन ऑन देयर एक्सपेंसेस एंड डोमेस्टिक हेल्प, तो ना फिर उन्हें अपने सारे खर्चे कम करने पड़े और डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं ले सकते थे, वो मतलब मेड भी नहीं रख सकते थे. They were left with no savings at all and had to work hard to live an economic life. उनके पास कोई सेविंग्स नहीं बची थी और अब उन्हें बहुत मुश्किल से वो लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे थे. Had she told the truth to Ma'am Forestier, she would have known that the necklace was a cheap imitation worth 500 francs. अगर उसने मैम फॉरेस्टियर को बता दिया होता तो उसे पता चलता कि वो नेकलेस तो सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था. The truth would have saved her future. उस ट्रुथ से उसकी आने वाली ज़िंदगी बच सकती थी. Now this is the last question. Imagine you are Bholi and you have invited by girls secondary school in another village to address a group of students about being independent, fearless and breaking stereotypes. तो आपको स्पीच लिखनी है, ठीक है.
Hello everybody. My name is Bholi and today I am here amongst you all girls to tell you about the importance of being independent, fearless and strong. मेरा नाम भोली है. मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट होने से fearless और strong होने की importance क्या है. I was born as a very fair and a pretty child. मैं बहुत ही गोरी और बहुत ही pretty child पैदा हुई थी. But fatefully, when I was just 10 months old, I fell off the cot and a part of my brain was damaged. लेकिन जब मैं सिर्फ 10 महीने की थी तो मैं अपने कॉट से पालने से गिर गई और मेरा ब्रेन डैमेज हो गया. देन एट द एज ऑफ 2 आई हैड स्मॉल पॉक्स. 2 साल की उम्र में मुझे स्मॉल पॉक्स हुआ था. इट ruined माई फेस विथ पॉक मार्क्स. तो उसने मेरे पूरे फेस पे चेचक के दाग ला दिए. आई ऑल्सो स्टैमर्ड एज अ चाइल्ड. मैं बचपन में हकलाती थी. वन डे आई मेट माई टीचर. एक दिन मैं अपने टीचर से मिली. शी चेंज्ड माई लाइफ. शी टॉट मी हाउ टू रीड एंड आई स्टॉप्ड स्टैमरिंग ग्रेजुअली. उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया और धीरे धीरे मैंने हकलाना छोड़ दिया. शी टर्न्ड मी इंटू एन एक्सट्रीमली करेजियस लेडी. उन्होंने मुझे एक बहुत करेजियस लेडी बना दिया. वेन आई ग्रू अप माई फादर फिक्स माई मैरिज टू अ रिच 5-year-old मैन हु वॉज वेरी ग्रीडी. तो टू अ रिच 5-year, he was not 5-year-old man और बड़ा था. ऑन द डे ऑफ मैरिज ही आस्क्ड फॉर 5,000 रुपीज एज डाउरी टू कंपनसेट फॉर माई पॉक मार्क फास्ट. तो मेरी शादी के दिन उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये की डाउरी मांगी. क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा में पूरे दाग थे. Then I decided to call off the marriage and spend all my life serving my parents and became a teacher myself. तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे शादी ही नहीं करनी और अपनी मैं पूरी ज़िंदगी जो है अपने पेरेंट्स की सेवा करने में और पढ़ाई करवाने में, टीचर बनने में निकाल दूंगी. That fearless decision changed my life. वो एक fearless decision ने मेरी लाइफ चेंज कर दी. I broke the stereotype of marrying an old greedy man just because I don't look pretty. तो मैंने ये stereotype छोड़ दिया कि भैया just because you do not look pretty आपको किसी अपने फादर की एज के इंसान से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. So independence and fearlessness are important for breaking the stereotype. तो किसी भी stereotype को तोड़ने के लिए independent होना और fearless होना बहुत ज़रूरी है. Girls should be educated and never compromise for anything else. उनको educated होना चाहिए, उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए compromise नहीं करना चाहिए. And we are done with this particular paper. I hope you understood all the questions. कोई भी डाउट होता है you can write it in the comment section. हमारे 8 सैम्पल पेपर्स हो गए हैं, 2 और बचे हैं और ये दोनों पेपर थोड़े टफ होने वाले हैं. तो अगर आपने बेसिक्स पूरा अपना क्लियर कर लिया तो अब आप इस पेपर का वेट करो बिकॉज आई एम गोइंग टू कम अप वेरी सून विथ सैम्पल पेपर 9 and 10. तो थैंक यू सो मच. I'll see you really soon. Okay, take care of yourself. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.